पार्ट 5। ऑफिसर यून न्यूज सुनने के साथ साथ घर की सफाई कर रही होती है। फिर योंगा की आवाज में लाइन को दोहराया जाता है। घने जंगल में एक बड़ा पेड़ गिरा, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो गिरने की आवाज हुई भी थी या सिर्फ सन्नाटा था। सियोल सेंट्रल पुलिस एजेंसी से रिपोर्टर डोंगचेन बाहर आता है और ऑफिसर यून से बात करने लगता है। वो कहता है, पानी की टंकी वाली लाश आपने ही निकाली थी ना? ऑफिसर यून कहती है, नहीं तो। डोंगचेन कहता है, डिटेक्टिव चो ने तो यही कहा था। यकीन नहीं होता आप कैसे कर लेती हो? आप तो सुराग और सस्पेक्ट दोनों ही ढूंढने में माहिर हो। जब भी मैं ऐसे मुजरिम की शक्ल देखता हूँ तो सोचता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। आप कैसे समझ जाती है? उसके चलने के ढंग से या बोलने के तरीके से? इसका राज कहीं आपके निकनेम शिकारी में तो नहीं? क्या जानने में दिलचस्पी है? ऑफिसर यून कहती है। डोंगचेन कहता है, निकनेम नहीं, टंकी वाली कहानी बताइए। ऑफिसर यून कहती है, आर्टिकल में लिखोगे? डोंगचेन कहता है, नहीं, बस जानना है। और तभी लाल गाड़ी से बाहर जख्मी हालत में वो लड़की बाहर निकलती है और योंगा को देखती है। योंगा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वो लड़की उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। और फिर योंगा अपने रेंटल होम आता है। वहाँ पर वो लड़की पेंटिंग कर रही होती है। योंगा कहता है, मेरी गाड़ी से वो बैग तुमने लिया था? लड़की कहती है, मैंने फेंक दिया। वो उसमें वो फुटेज थी। अगर वो डैश कैम की फुटेज ना होती तो आज हम बेफिक्र जी रहे होते, इसलिए मैंने वो फेंक दी। अब आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। योंगा कहता है, चली जाओ, सबूत मिटा दिया है तो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे खिलाफ अब कुछ नहीं है। वादा करता हूँ बस यहाँ से दूर चले जाओ, किसी को नहीं बताऊंगा या आज तक क्या हुआ था। तो लड़की कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझ पर गुस्सा होकर हमेशा जाने के लिए कहते रहते हो, लेकिन हम दोनों में दूरियों की जरूरत क्या? हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। ठीक से कन्विंस करेंगे तो चली जाऊंगी। योंगा कहता है, पर क्यों? लड़की कहती है, कहा था ना ये घर मुझे बेच दो, लेकिन पता नहीं इस उम्र में आपको मुझसे ज्यादा इस घर की क्या जरूरत है। बताइए ना अंकल जी, क्या वजह हो सकती है? मैं पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन आप वजह बता ही नहीं रहे। योंगा कहता है, मेरा घर मुझे क्यों नहीं बेचना, इसकी वजह बतानी होगी। लड़की कहती है, अंकल जी एक बार इस घर को देखे। अब यह घर दिखने में मेरा नहीं लग रहा गया? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पेपर पर आपका नाम होने से यह घर आपका हो जाता है। योंगा वहाँ से निकल जाता है और मन ही मन कहता है, अब ये खेल पूरी तरह से बदल चुका था। ये लड़ाई सबूत पेश करने से सच साबित करने की बन गई थी और ये जंग पूरी तरह से उस सनकी के काबू में थी। वहाँ मेडिकल पर जाकर दवाइयाँ लेता है और अपनी पुरानी कार से किचन निकालकर अपनी नई कार में लगवाता है और कहता है, ये जंग जीतने के लिए मेरे आसार बहुत कम थे। और अगले सीन में शूटिंग की ट्रेनिंग कर रहे पुलिस वाले नजर आते हैं। सभी पुलिस स्टेशन आते हैं। फिर लड़की पेंटिंग कर रही होती है और कहती है, मेरी पेंटिंग जल्द ही पूरी हो जाएगी। आजकल काफी फास्ट काम कर रही हो। वो मोबाइल कॉल पर बात कर रही होती है और आइसक्रीम खाते खाते बाहर आती है। रेंटल होम पर एक नई फैमिली आती है जिसकी बुकिंग हो चुकी थी। योंगा फोन नहीं उठाता, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर लड़की से बुकिंग कोड पूछती है, पर उसके पास बुकिंग कोड नहीं होता तो उसे रेंटल खाली करना पड़ता है और वो अपना सारा सामान लेकर योंगा के अपार्टमेंट में चली जाती है। उसे कॉल करती है। ऑफिसर उस लड़की से को पहचान लेता है और कहते हैं, तुम वही हो ना जिसने पुलिस स्टेशन के सामने कार को ठोका था? कोई नहीं, बुकिंग की है तो आ जाएंगे। लड़की कहती है, अब तक क्यों रुके हो? पुलिस वालों को तो बहुत काम होते हैं। ऑफिसर किम कहता है, अपना काम ही कर रहा हूँ पूछताछ करके। तो बताओ तुम्हारे पास कोई बुकिंग का प्रूफ है? तो लड़की कहती है, वेबसाइट होती तो बुकिंग कर लेती, डायरेक्ट आई और कैश दिया। अब ये भी तुम्हारे साथी को भी यही बताया। ऑफिसर किम अपने मोबाइल में लड़की को बताता है कि इनकी वेबसाइट है, अगर तुमने बुकिंग की होती तो कोई मेल या मैसेज तो होगा ना। तो लड़की कहती है, मैं पुराने मैसेज नहीं रखती। एक सेकेंड, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लगता है मैं यहाँ जबरदस्ती रह रही हूँ? ऑफिसर किम कहता है, एक्चुअली तुम अकेली हो, मुश्किल में फंसी हो ना, इसीलिए तुम्हारी फिक्र हो रही है। लड़की कहती है, किसी ने कहा फिक्र करने को? पुलिस वाला चले जाते हैं। तभी योंगा को कॉल आता है नए गेस्ट को। ये सुनकर लड़की बात करने के लिए भागती है, पर योंगा फोन कट कर देता है। फिर अगले सीन में गिहो अपने दादी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ डांगजो अपनी माँ को ले आता है। अगली सुबह रेंटल होम से गेस्ट जाने के लिए निकलते, तभी वहाँ लॉन्ड्री वाला आता है और चाबी लेकर सफाई करने लगता है। फिर योंगा योंगचे से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो एक गेम खेल रहे होते। गेम खेलते वक्त योंगा योंगचे से जिद्दी गेस्ट की बात करता है और कहता है, पुलिस क्यों? योंगचे कहता है, हर बिजनेस में बदतमीज लोग मिलते हैं, पर रेंटल पर गलत गेस्ट मुसीबत होता है। अगर ऐसा लगे कि जुआ, ड्रग्स और शराब के नशे में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। योंगा कहता है, पुलिस को ना बताना हो तो? योंगचे कहता है, हाँ, कई ऐसी बातें होती है जो पुलिस को बताने जितनी सीरियस नहीं होती।
ऐसे केस में गेस्ट के निकल जाने तक का रुकना चाहिए। योंगा कहता है ना जाए तो। योंगचो मुस्कुराता और कहता है ना जाए तो? अरे क्यों नहीं जाएगा, सबको अपने घर जाना होता है, तभी तो अगले गेस्ट के लिए रूम खाली होगा। योंगा सोचता है अगला गेस्ट। तभी डेंटल होम पर एक नए गेस्ट आते हैं जो उस लड़की को बहुत परेशान कर देते हैं और अगली सुबह जाने से पहले रूम की खिड़कियों के कांच तोड़ देते हैं, जिससे लड़की डर जाती है और लड़की योंगा को कॉल करती है। तो लड़की कहती है मेरे साथ गेम खेल के मजा आ रहा है ना तुम्हें? योंगा कहता है रेंटल होम है तो गेस्ट तो आएंगे ही। और वहाँ नए गेस्ट बनकर ऑफिसर कीमत अपने दोस्तों के साथ आते हैं। कॉल करके योंगा को बुलाते हैं। योंगा वहाँ चाबी लेकर आता है। कार से चाबी निकालकर ऑफिसर के दोस्त को देता है और सफाई कर देता हुए कहकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के अंदर से ऑफिसर किम निकलते हैं और वो बताता है रेंटल उसने बुक किया है। लड़की योंगा से कहती है वो ऑफिसर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसे बताएं हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और वो यहाँ से चला जाएगा। तो योंगा कहता है नहीं, उसने बुकिंग की है और उसके आने से मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो लड़की कहती है क्यों ना हम बंटवारा करें, मैं रेंटल होम में रहूंगी और आप यहाँ। तो योंगा हंसता है और कहता है तुम वहाँ रहोगी और मैं यहाँ। और लड़की का गला दबाते हुए कहता है मैं ये घर किसी के साथ नहीं बांटूंगा और ना ही इस घर को किसी को बेचूंगा। और ये कहकर उस लड़की को छोड़ देता है, बाहर निकल जाता है। तभी वह ऑफिसर किम आता है। योंगा को बाहर खड़ा देख तेजी से भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है। देखता है तो लड़की सहमी हुई बैठी हुई होती है। योंगा से पूछने के लिए बाहर आता है तो लड़की उसे रोक लेती है। योंगा वहाँ से चला जाता है। बीच रास्ते में उसे जंगली सुअर दिखाई देता है उसकी कार की ओर बढ़ता हुआ। तो वो कार स्टार्ट करता है पर उसे वो सुअर नजर नहीं आता। फिर योंगा घर आता है। ऑफिसर किम और उस लड़के को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ऑफिसर किम उसे मारने लगता है और उसे मारते वक्त वहाँ पुलिस वहाँ आ जाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। ऑफिसर यून सोंगहा और योंगा से कहती है आपके यहाँ से कॉल आया था। तभी वह ऑफिसर किम गए थे। अच्छा उस दिन आप क्यों आए थे? और चले गए, आपके नाक से खून बह रहा था, रात को आए थे आप, बिना बोले ही चले गए। योंगा कहता है रेंटल बुक करने वाले लोग सिर्फ गार्डन और स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेरे पर्सनल रूम में लेटे थे। इनके इस घुसपैठ पर मुझे गुस्सा आ गया। ऑफिसर यून कहती है पहले किसी पर हाथ उठाया है आपने? मतलब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, ले ऐसा ना किया हो तो किसी पर हाथ उठाना मुश्किल होता है। मतलब मारपीट की हो, मार्शल आर्ट सीखा हो, जुआ सट्टा ड्रग्स कुछ भी किया हो, किसी से हाथापाई करने का मन तभी होता है जब सब्र खो चुके हो। योंगा मुस्कुराता है और कहता है आपका कहना है कि सीधी सादी जिंदगी जीने वाले बिना लड़े जिंदगी जीना चाहिए। जरूर कहती है इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे आप लड़ना चाहते हो। योंगा कहता है उस दिन कंप्लेंट लिखवाने आया था। जरूर कहती है क्या हुआ था उस दिन? योंगा कहता है मैं भूल चुका हूँ, अब कुछ नहीं बचा। ऑफिसर यून कहती है चलिए कहानी की तरह बता दीजिए। और योंगा घर जाने को कहता है। घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिसर किम उस लड़की से मिलने और रेंटल होम जाता है। वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक छोटे कबर्ड पर गिरती है जिसमें उस लड़के के खिलाफ सबूत होते हैं। वो उस बैग को निकालता है और रिकॉर्डिंग सुनता है। फिर वो सारे सबूत लेकर वहाँ से भागता है। तभी रास्ते में वो लड़की गाड़ी में बैठी होती है। वो उसे देखकर ऑफिसर चोई को कॉल करता है और भागने लगता है। वो लड़की उसका पीछा करती है। इधर योंगा उसकी सन की लड़की को घर बेच रहा हूँ ये कहता है। इस सीन में ऑफिसर यून टंकी वाली कहानी बताती है। उस घर में नमी का कोई निशान नहीं मिला। 2 महीने उस घर में पानी का बिल ही नहीं आया था, कहीं कोई लीकेज भी नहीं थी। फिर वो पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए मैंने छत पर टंकी में चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उस छत से पहाड़ी वाली छत की टंकी नजर आ रही थी। तब पता चला कि लाश टंकी में छुपाई थी, इसीलिए पानी से डर लगने लगा था उसे। डोंगचन कहता है लेकिन सिर्फ दिखने से ये सब कैसे समझ आता है? जो दिखता है उससे नहीं, जो नहीं दिखता उससे आता है। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे ज्यादा वहाँ क्या मौजूद है क्या गायब है इससे समझ आता है और मैं ढूंढने लगती हूँ। डोंगचन कहता है गायब यानी किस तरह की चीजें? आम जिंदगी से जुड़ी चीजें या? ऑफिसर इन कहती है अक्सर लोगों के जज्बात जो दिखने चाहिए उनके बर्ताव में, या कोई बदलाव, लोगों के बयान में कोई शब्द मिसिंग है, या किसी पल के बारे में नहीं बता रहे, या कोई खास सवाल टाल रहे हो। डोंगचन कहता है लेकिन गिने चुने लोगों के बारे में समझ आता होगा, मिलने वाले हर शख्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑफिसर इन कहती है मैं समझ जाती हूँ पर शक करती हूँ। मरे हुए लोग, उनके रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर,
मेरे कलीग्स पर, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी टीम या इस बिल्डिंग के सभी लोग, ये बाहर के भी सभी लोग, और तो और मेरे साथ बैठी हुई रिपोर्टर डोंगचैन पर भी। सबको इसी नज़र से देखती हूँ, शक की नज़र से देखती हूँ। मैं किसी में कोई फर्क नहीं करती। मैं किसी फिल्मी हीरो सी नहीं हूँ जो सबको इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस वाली बनी। मैं तो बस बेकाबू जानवरों के लिए एक शिकारी हूँ। पार्ट 6। यहाँ गियो अपना गेम मोटेल से लेने आता है। तभी सीढ़ियों पर जिहोंग चेल उसे नजर आता है। वो डरकर घर चला जाता है और एक एक करके सभी पार्सल डोंगजू सुपरमार्केट के बॉक्स में रखे जाते हैं। गिहो वहाँ आता है और सभी पार्सल को लेकव्यू मोटेल ले जाता है और फिर गन से अपना निशाना लगाता है। तभी बाहर से आवाज आती है पर वहाँ कोई नहीं होता। हॉस्पिटल में डोंगजू अपनी माम के साथ बैठा होता है और वो पास ही में बैठे पेशेंट के साथ जाकर बैठ जाता है। गिहो टाइम लगाकर भागने लगता है और अपने अंकल डोंगजू के पास पहुँचता है। वो उनके साथ खाना खाता है और फिर गिहो घर चला जाता है। गिहो मोटेल पहुंचता है तो वहाँ पहले ही कोई आया हुआ होता है। उसका पीछा करता है और दूसरा कोई नहीं योंगा होता है। अगले सीन में योंगा हॉस्पिटल में होता है और गिहो को बताता है तुम्हारे मोटेल के बारे में न्यूज में देखा था और डर गया। लगा कि कहीं मेरे रेंटल का भी यही हाल ना हो जाए। उसकी फोटो किसी के टेबल पर सजा रखी थी। न्यूज वालों की वजह से मोटेल की तकदीर मिट्टी में मिल गई और वो ऑफिसर यून के टेबल पर रखी फोटो को अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर ऑफिसर यून से कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, और लेक व्यू मोटेल जाने के लिए निकलता है और कहता है इसीलिए मोटेल को देखना चाहता था ताकि मुझे आगे का फैसला लेने में मदद मिले। जुर्म करके सजा के लिए तैयार रहूं या चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं, जो भी हो। इधर रेंटल होम के सामने वो लड़की गाड़ी में बैठी हुई स्मोकिंग कर रही थी और ऑफिसर यून वहाँ आती है और उस लड़की से पूछती है क्या आप कहीं जा रही हो, और वो लड़की बिना बोले वहाँ से निकल जाती है। ऑफिसर यून रेंटल होम को अंदर जाकर देखती है। योंगा मोटेल लेक व्यू के लिए डीलर के पास जाता है और वो डीलर उसे सोंगजुन का ऑनबिट नर्सिंग सेंटर का एड्रेस देता है। वहाँ वो सोंगजुन से मिलता है और अपने रेंटल होम के बारे में बताता है और उसे कहता है कैसे बचा सकता हूँ अपने रेंटल को, ये जानने की कोशिश करता है। तो वो उसे गियो के बारे में बताता है। सोंगजुन बताता है वो उस साइको किलर को जेल से बाहर लाकर मार देगा और योंगा गियो से मिलने मोटेल जाता है, उस पर नजर रखता है। फिर योंगा को चेयर पर बांध देता है गियो और कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। योंगा कहता है क्योंकि मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, और गिहो योंगा को बताने लगता है। तभी उसका मोबाइल की रिंग बजती है। गिहो मोबाइल चेक करता है तो उसे मोबाइल में ऑफिसर यून का मैसेज और मिस कॉल दिखाई देते, तो वो गिहो पर शक करता है। गिहो को शक होता है और गिहो कुछ पूछे इससे पहले डोंगजू उसे कॉल कर बुला लेता है। गिहो अपनी कार लेकर निकल जाता है और योंगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। डोंगजू उसे बताता है कि जिहोंग चोल हॉस्पिटल में आ चुका है अपनी बीमार मॉम से मिलने के लिए। गिहो उसे मारने के लिए निशाना लगाए बैठ जाता है। जिहोंग चोल हॉस्पिटल में आता है और अपनी मॉम के पास बैठ जाता है, पर डोंगजू की हरकतों की वजह से उसे शक होता है। तभी बाहर से गोली चलती है, अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले उस शूटर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और एक पुलिस वाले को वहाँ छोड़ देते हैं। जिहोंग चोल उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। यह देखकर डोंगजू उसे मारने लगता है। तभी वहाँ गियो आकर उसे गोली मार देता है और हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत रोता है और मोटेल आ जाता है तो उसे वहाँ योंगा दिखाई देता है जो उसे गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, पर उस गन में बुलेट्स नहीं होती। गियो कहता है क्या हुआ, मुझे गिरफ्तार करने आए थे पर खुद ही कैद हो गए, इसलिए शर्म के मारे डिपार्टमेंट में खबर नहीं की। योंगा कहता है जिहोंग चोल की ऑटोबायोग्राफी के पेपर, तो गियो कहता है सब खत्म हो चुका है, अगर मुझे सरेंडर करना होता तो मैं यहाँ वापस नहीं आता, इतना भी नहीं समझते क्या, और योंगा को बाहर निकाल कर जाने के लिए कहता है। पर योंगा था दोबारा आ जाता है तो गियो खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। योंगा उसे रोकता है और सोंगजुन को कॉल कर उसके बाद गियो से कराता है। गियो बहुत रोता है और गियो ने जो प्लानिंग की थी उसके सबूत सारे जला देता है। फिर गियो उसे बताता है कि कैसे उसे ऑटोबायोग्राफी के पेपर मिले जो वो लिख रहा था, उसने सुसाइड कर ली थी, और उसे पेपर मिलने के बाद वो जेल में जिहोंग चोल से मिलने गया और उससे उसकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ ये कहा। और सब जानने के बाद योंगा वहाँ से गन लेकर बुलेट्स लेकर निकल जाता है और कहता है अब जाके समझ आया कि चुप बैठने से या साथ देने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि अपनी चीज के लिए लड़ना ही सही है। पार्ट 7। और हॉस्पिटल में योंगा खुद को दोष देता है और कहता है मेरी ही गलती है, मेरी वजह से वो रोने लगता है। वही पार्किंग में से वो लड़की जिसका नाम सोंगा है वो निकलती है। एग्जीबिशन हॉल में जाकर देखती पर उसे वहाँ अपनी पेंटिंग्स नहीं दिखाई देती और ऑफिस में आकर वहाँ मौजूद लड़की को मारती। तभी योंगा को अपने डैड का फोन आता है और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं लगवानी, तुम्हारी घटिया पेंटिंग्स कचरे के लायक है। और उस लड़की से पूछती है मेरी पेंटिंग्स कहाँ है, और अपनी पेंटिंग्स को देखने जाती है
जिसको कचरे में फेंक दिया होता है, और कार में जाकर बैठ जाती। तभी वहाँ सियोन के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कब तक छुपोगी। सोंगा कहती है जेल का खाना काफी सूट किया तुम्हें, बहुत अच्छे लग रहे हो। सियोन के डैड कहते हैं तुम्हारी मेहरबानी। और सोंगा कहती है पेंटिंग्स देख कर जाना, तुम्हारी मरी हुई बेटी की याद में बनाई है। और कार से बाहर निकलकर भागने लग जाती है। उनके बीच फाइटिंग होती है और कहता है मेरे बेटे की सियोन की क्या गलती थी, तुम्हें वो अपनी माँ समझता था और तुमने ऐसा क्यों किया। सोंगा कहती है तुमसे नफरत नहीं है, पर सियोन से नफरत थी। अगर वो बच्चा नहीं होता तो फिर तुम मुझसे शादी करते। मैंने बस यही कंफर्म करने के लिए कदम उठाया था। खैर छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। और दौड़कर आराम बजाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर सोंगा हॉस्पिटल में जाती है। उसे होश आते ही वो वहाँ से निकल जाती है। पेंटिंग्स एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। तभी उसे अपनी पेंटिंग्स कचरे में पड़ी नजर आती है और वो सभी डायरेक्टर चोई को बधाई देते हैं। तभी वहाँ एग्जीबिशन हॉल में सोंगा कचरे वाली गाड़ी लेकर आती है। सभी डर जाते हैं। सोंगा गाड़ी से निकलकर अपने डैड से सियोन के बारे में कहती है और सियोन के डैड को दोबारा जेल भेजने के लिए कहती है। पर सोंगा के डैड मना कर देते हैं। कहते हैं जेल तो तुम्हें भेजना चाहिए, मैंने डॉक्टर को यूं ही मना कर दिया, गलती की। सोंगा कहती है तो उसे कुछ दिन के लिए गायब कर दो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लॉन्ड्री में लॉन्ड्री वाला आता है तो चौंक जाता है। उसे खून से सना शर्ट अपने लाइट पर दिखाई देता है। वो लटका हुआ होता है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उस फुटेज में सोंगा ये सब करते हुए नजर आती है। फिर योंगचे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो योंगा के रेंटल पर पहुंचता है। वहाँ सोंगा होती है। उसको देखकर वो समझ जाता है कि योंगा को इस लड़की ने बहुत परेशान किया है, इसके वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है। तो वो सोंगा को रेंटल से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सोंगा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अंकल मुझे ये रेंटल बेच रहे हैं। तो योंगा के बारे में सोचकर योंगचे मुस्कुराता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके लिए ये रेंटल सब कुछ है वो कभी बेच नहीं सकता। और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। सोंगा गुस्से में पागल होकर योंगचे को बुरी तरह घायल कर देती है और फिर उसे स्टोर रूम में बांध देती है। फिर वहाँ ईसोन आ जाती है। वो योंगा को बार बार कॉल करती है पर योंगा का कॉल नहीं उठता। तो वो उसे भी वहाँ पर सोंगा मिलती है। उसकी बातों से ईसोन को शक होता है और वो पूछती है तुम्हारी वजह से डैड परेशान है ना। तो वो कहती है वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, बेटी का जरूर उठाएंगे। ये सुनकर ईसोन उसको मारने लगती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। उसे स्टोर रूम में योंगचे जख्मी हालत में नजर आता है तो उसे बचाने जाती है। तो सोंगा ईसोन पर हमला कर देती है और स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में घुसा देती है और उसे सूटकेस में पैक करके गाड़ी में रख देती है। तभी योंगा अपनी बेटी ईसोन को कॉल करता है तो सोंगा उससे बात करती है और कहती है अंकल जी कब आ रहे हो। और सोंगा सुपरमार्केट में पागलों की तरह शॉपिंग करती नजर आती है। वहाँ ऑफिसर यून भी होती है जो उसे देखती है। योंगा घर पर आता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है और सोंगा उसे बताती है 30 मिनट है तुम्हारे पास अपने दोस्त को बचाने के लिए। योंगा अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है वो कहाँ है और सोंगा को मारने की कोशिश करता है। तो सोंगा कहती है पागल हो गए हो, अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखना चाहते, और दरवाजा बंद कर लेती है। और योंगा दरवाजे के कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। पूछता है मेरी बेटी कहाँ है और दरवाजा तोड़ देता है। सोंगा कहती है इतना बौखलाए हुए क्यों हो, तुम्हारे दोस्त को मारा इसीलिए, वो खुद ही बीच में आया। योंगा कहता है मैंने इन दोनों चीजों में इतना ही सीखा है, कभी किसी गलत चीज से डर के या टाल के या उसे छुपाने से कई बुरे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से खून के धब्बे मिटाने के लिए मैंने मेरे अपनों को ही दर्द दिया है और अब ये सिलसिला खत्म। तभी सोंगा कहती है हम आपस में डील कर सकते हैं, मैं जा रही हूँ, एग्जीबिशन हो गया है इसलिए मैं कल जा रही हूँ। योंगा कहता है इतना करने के बाद तुम्हें लगता है ऐसे ही भाग सकती हो। सोंगा कहती है तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हें मिल जाएंगी और तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। लेकिन सब सही होने से पहले तुमने अगर कोई गलत कदम उठाया तो मुझसे बुरा इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा तुमने। मैं तुम्हारे घर को नरक बना दूंगी, सोच लो क्या करना है। तभी योंगा को पुलिस का कॉल आता है और वो कहता है पुलिस कभी भी आ सकती है, तुमने योंगचे के साथ जो किया है वो उन्हें पता चल ही गया होगा। अब वक्त तुम्हारे पास कम है, क्या चाहती हो बताओ। सोंगा कहती है अपनी बेटी और दोस्त का मुंह बंद रखना, वैसे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। क्यों? और मुझे यहाँ कुछ दफनाने में मदद करो। और कुछ भी नहीं। योंगा कहता है इस बार तुमने ऐसा क्या किया है। सोंगा कहती है तुम नहीं जानो तो बेहतर है, पिछले साल के जैसा। योंगा मान जाता है पर पहले अपनी बेटी से मिलने को कहता है और योंगा को बार बार पुलिस की कॉल आती है। फिर योंगा और सोंगा गाड़ी में बैठकर ईसोन के पास जाते हैं। योंगा लेक के पास ले जाती है और कहती है क्या देख रहे हो, जल्दी से लेकर आओ उसे। तो सोंगा कहता है इसे कब से ऐसा रखा है,
सोंगा उसे पकड़कर तुम लेकर आओगी, उसे ऐसा कहता है। और सोंगा सूटकेस के पास जाकर उसे खोलती है, पर उसमें ईसॉन नहीं होती। तभी वहाँ चारों ओर से पुलिस उसे घेर लेती है और ऑफिसर यून से कहती है, मिस यू सोंगा, आज भी किसी बात की जल्दी है? तभी पता चलता है कि यह सब प्लान था सोंगा के रंगे हाथ पकड़ने का, और सोंगा को अरेस्ट कर लिया जाता है। योंगा हॉस्पिटल पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन करना है और वो माँ बनने वाली थी। योंगा अपने आप को दोषी समझता है और रोता है। सोंगा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ऑफिसर यून योंगा से मिलने आती है और योंगा को महीना की कहानी बताती है और पूछताछ में मदद करने के लिए कहती है और वहाँ से जाने के लिए निकलती है। तब योंगा उसे बताता है कि सोंगा कुछ दफनाने के लिए बोल रही थी, उस रेंटल में कुछ दफनाना था, उसने किसी का खून किया है। पार्ट 8। यहाँ ऑफिसर यून सोचती है उस खून के बारे में, फिर सोंगा से पूछताछ करती है, पर सोंगा किसी बात का जवाब नहीं देती। फिर ऑफिसर यून कहती है, कैसे मारा होगा तुमने, और तुम हमेशा की तरह अपना डिफेंस करते हुए छूट जाओगी। गलती से मुझे कुछ नहीं बताना, वरना मजा नहीं आएगा। और सोंगा का लॉयर आता है और उसे ले जाता है। हॉस्पिटल में योंगा अपनी बेटी को लेकर और उसके बच्चे दोनों को लेकर परेशान होता है, पर डॉक्टर आकर उसे बताते हैं उनकी बेटी और बच्चा दोनों बच गए हैं। और योंगा को कॉल आता है लॉन्ड्री वाले का। वो कहता है वो उस सन की खूनी लड़की को कैसे छोड़ सकता है। और सोंगा लॉन्ड्री पर पहुंच जाती है और इधर कॉर्नफील्ड की तलाशी शुरू कर देती है और उन्हें वहाँ ऑफिसर किम की लाश मिलती है। और सोंगा लॉन्ड्री में आग लगा देती है और रेंटल होम अपना पासपोर्ट लेने पहुंचती है। और योंगा भी अपने रेंटल होम जाता है। रेंटल होम में जीसुक गन लेकर खड़ा होता है सोंगा को मारने के लिए। और सोंगा अपने डैड को फोन करती है और कहती है जीसुक मुझ पर गन ताने खड़ा है। और वो कहता है कि आपने तो उसे भेजा है, तो क्या सच कह रहा है? तभी वहाँ योंगा आ जाता है और वो जीसुक से कहता है ये मेरे भी साथ शामिल है। योंगा जीसुक से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं था। अब जब मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो मुझे समझ आया। और जीसुक योंगा और सोंगा को गोली मार देता है। तभी वहाँ ऑफिसर यून आती है और जीसुक को गोली मारने से मना करती। तो योंगा ऑफिसर यून से कहता है जीसुक जो कर रहा है सही कर रहा है, और ऑफिसर यून जीसुक के पैर पर गोली मार देती। तभी योंगा बीच में आकर ऑफिसर यून को रोकता है। तभी सोंगा गन उठाकर गोली मारने की कोशिश करती है, पर गन में गोली नहीं होती और वो भागने लगती है। उसके पीछे जीसुक भी गन लेकर भागता है और योंगा भी तभी जीसुक के पुल के पास उसे गोली मार देता है। और पुलिस वाले सभी लाशों को निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर ऑफिसर यून ऑफिसर किम की सारी चीजें बॉक्स में पैक करती है। योंगचो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसे लेने उसका बेटा, बीवी और पोता आता है। उनके साथ खाना खाने के बाद योंगचे योंगा के रेंटल पर जाता है। योंगा अपनी बेटी के साथ सियोल रेंटल की मरम्मत कॉन्ट्रैक्ट देता है। तभी ऑफिसर यून लेक व्यू मोटेल के पास से गुजर रही होती है। उनकी मुलाकात गिहो से होती है। वो गिहो को बताती है वो किसकी थी वो नहीं बता रहा। हॉस्पिटल में जोहांग जेल पर किसने गोली चलाई वो केस भी बंद हो गया है क्योंकि वहाँ कोई गन नहीं मिली। और योंगा कुछ बता नहीं रहा, शायद वो किसी अपने को बचा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो गिहो कहता है जब आपको पता है तो फिर आप कुछ क्यों नहीं कर रही हो? तो ऑफिसर यून कहती है असली मुजरिम तो चला गया, को क्यों तकलीफ दूं? और फिर कुछ दिनों बाद योंगा का रेंटल होम में का काम पूरा हो जाता है और योंगा सुपरमार्केट जाकर घर के लिए ग्रोसरी लेता है। फिर लॉन्ड्री वाले की तरफ जाता है। लॉन्ड्री वाला अब कैफे वाला बन जाता है और कैफे की अच्छे रेनोवेट करके कैफे को रीओपन करता है। वहाँ काफी भीड़ होती है। योंगा अपने घर जाता है जहाँ उसकी बेटी और नाती उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ वो खुशियाँ मनाता है। तभी उसे गियो का कॉल आता है और वो मिलने के लिए रेंटल होम आने को कहता है। योंगा कहता है हाँ, हम बहुत ही बातें कर सकते हैं। तभी लाइन को फिर दोहराया जाता है। घने जंगल में एक बड़ा पेड़ गिरा, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो उसकी आवाज हुई भी थी या सिर्फ सन्नाटा था?